नहीं नहीं, आज फॉर्मल आउटफिट नहीं है, शलवार कमीज है भाई। अच्छा तो भाई एक होमवर्क दिया था मैंने, तो वो हो गया? टैली नहीं हुआ, अभी टैली करा देते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, टैली करने में क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट दी हुई है कौन से दिन की, पहले तो ये बता दें। 31 दिसंबर 2017 की ये तफरी हुई हुई है यहाँ पे। अच्छा इसके बाद वो कह रहा है एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2017, यानी ये उसने कंपनी खरीदी है कितने साल पहले? 1 साल पहले। अच्छा 1 साल पहले आपको पता है ना क्या हुआ होगा? वैल्यूएशन हुई होगी एसेट्स की भी और लायबिलिटीज की, और कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी अकॉर्डिंगली अकाउंट फॉर करके देखा गया होगा कि एक्चुअल में गुडविल के पैसे कितने दिए जा रहे हैं। वो सारी कहानी किस दिन हुई होगी? एक्विजिशन पे हुई होगी। अच्छा भाई, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यानी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू इक्वल थी उसके कैरिंग अमाउंट के सिवाय इन 2-3 एसेट्स के। लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है जिसकी फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट एट एक्विजिशन दी हुई है। हमने कहा सही है। हमने कहा फर्दर कंटिंजेंसी भी डिस्क्लोज थी कितने की, पर वो कह रहा है कि इंटायर क्लेम वाज सेटल्ड ड्यूरिंग दिसंबर, यानी साल के आखिर में आते आते वो ऑलरेडी सेटल। अच्छा अब जल्दी से मुझे मेरी तसल्ली के लिए बता दो कि साल के आखिर में आते आते अगर ये सेटल हो चुका है तो क्या सब्सिडरी इसका एक्सपेंस बुक कर चुकी है? पेमेंट हो चुकी है। अच्छा पर दूसरा सवाल ये है कि क्या इसकी पेमेंट होनी चाहिए थी? यस, फंसे नहीं, सही बताया, यस बिल्कुल पेमेंट होनी चाहिए थी, पर क्या एक्सपेंस होना चाहिए था या सिर्फ रिवर्सल ऑफ लायबिलिटी? रिवर्स होके पे हो जाना चाहिए था। अब हमने अपनी किताबों में जो कंटिंजेंट लायबिलिटी रखी हुई है उस कंटिंजेंट लायबिलिटी को मैं रिवर्स कर दूंगा और वो इनकम में तब्दील हो जाएगा, पर वो इनकम में तब्दील होके उस एक्सपेंस को सेट ऑफ कर देगा। तो अल्टीमेटली ये एंट्री बन जाएगी ग्रुप के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट नहीं, और अल्टीमेटली कैश क्रेडिट जो होना चाहिए। मतलब एक्सपेंस रिवर्स होके तो ऑब्वियसली एक्सपेंस नॉक ऑफ हो गया ना, तो बचा क्या? कैश। दैट्स इट। क्लियर है? अच्छा भाई वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा एट एक्विजिशन। क्या एट एक्विजिशन का आपको शेयर कैपिटल पता है? अच्छा भाई शेयर कैपिटल है आपका 1200 का। हमने कहा ये हिसाब किताब आ गया। रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इसने बताई है 2100 की। ये हमारे पास आ गया बुक वैल्यू, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 3300। अच्छा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूएशंस है, लैंड है और इक्विपमेंट है। अच्छा लैंड आप 600 लेंगे, 400 लेंगे या 200? 200 पक्की बात है। चलें जी, आपने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे 200 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पार्क की, इसमें 400 और उसमें 600। अच्छा फिर हम आ गए यहाँ पे, हमने कहा सर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी उसकी किताबों में डिस्क्लोज हुई हुई है, हम इसको अज्यूम कर लेंगे। अच्छा इन एनी केस जो पैसे मैंने दिए होंगे शेयर होल्डर को, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने उसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट किया हुआ होगा, तो हमें अपनी वैल्यूएशन में भी करना चाहिए ना, ताकि लाइक टू लाइक का कंपैरिजन हो। तो हमने कहा सही है सर, हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कितने की है उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये कितना आ गया? वापस यहीं आ गए। ओके जी, हमने कहा एट रिपोर्टिंग ये 1200 ही रहेगा। हम सवाल में गए, हमने देखा कि सर हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है? 4000 रुपये की। ये हो गया हमारे पास 5200। सर ये तो 200 ही रहेगा, क्योंकि आपने जब कंपनी खरीदी थी तो आपकी इन्वेस्टमेंट में उसकी किताबों वाली लैंड अलग, ये 200 अलग था। तो जब आप रिपोर्टिंग पे इन्वेस्टमेंट को हटा के चीज़ें लेके आएंगे तब भी तो ये 200 रहेगा ही ना, क्योंकि आपने तो ज़्यादा पैसे दिए थे। पर ये जो अलबत्ता बिल्डिंग है, क्या ये बिल्डिंग 400 ही रहेगी आफ्टर डेप्रिसिएशन? कितना आ रहा है? 320। ये कितना आ रहा है? और ये 0 क्यों? सर वो सेटल हो गया है,
सेटल होने के बाद हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो जो पे हो चुका है तो देयर इज नो नीड टू कैरी एनी सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी, तो हम कैरी भी नहीं कर रहे। और अगर हमने कैरी नहीं किया तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट याद है बैकएंड पे क्या हुआ होगा, वो रिवर्स हो गया होगा, और रिवर्स होकर क्या बुक हो जाएगी, इनकम। नीचे इन सब का टोटल बताओ, ये आ गया 6260। इन दोनों के डिफरेंस को मैं कहूँगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ मुझे मेरी तसल्ली के लिए, क्या ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो आप लोग निकाल रहे हैं आपके सामने है, क्या इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में सब्सिडरी का अपना प्रॉफिट है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, और वो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी रिवर्स होने की इनकम तीनों है, तो इसके अंदर सब इनकॉर्पोरेट हो गया है। कितना आता है आंसर, 2960। ये आ गया पोस्ट एक्विजिशन। सर हमने एक्विजिशन पे गुडविल भी निकाली होगी, तो गुडविल के लिए हमने जो है 6200 ये आ रही है इसकी बैलेंस शीट में। अच्छा भाई इसके बाद हमारे पास आ गए नेट एसेट्स, कितने, 3300। इन दोनों का डिफरेंस 2900 की आ गई गुडविल, वेरी गुड। इसके बाद आपने कहा कि भाई आप बनाएंगे ग्रुप रिजर्व, यानी ग्रुप की कमाई, तो रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट, वो तो उसके अपने ही पैसे हैं ना आज तक के, वो कितने आ रहे हैं, 7200 जी। ये सारी एडजस्टमेंट्स करो आ जाए, सेम आएगा। पर सारी एडजस्टमेंट मैं तो एग्जाम में ये कहता हूँ कि सारी एडजस्टमेंट एक एक करके करोगे तो फिर टाइम ज़ाया होगा ना, एक साथ ही कर लो, सही है, ओके। इसके बाद आ गया हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, कितना है जी, 2960 यहाँ आ गया। ये आ गया टोटल बेसिस पे हमारे पास 10160। अच्छा ये जो 10160 है ना, ये किसकी कमाई है पता है, ग्रुप की कमाई है, पेरेंट के अपने पैसे आज तक के और सब्सिडी के बाद के, और उसमें सारी एडजस्टमेंट हुई हुई हैं। जितना तुमने महंगा खरीदा था वो भी सब इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, बिल्कुल हुआ हुआ है सर। अब मुझे बताएं सर, तो सीधी सीधी बैलेंस शीट बनेगी। अच्छा इस 1000 में 400 के अंदर मैं 200 ऐड कर दूं तो आपके पास जो लैंड है वो 1600 की आ गई, बिल्डिंग 2000 और 320 45, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा के जो वहां की चीजें लेके आ रहा हूं ना, तो फिर एक साल बाद जो होता वो भी तो लेके आओ ना, जो इंक्रीमेंटली तुमने पे किया था। अच्छा बिल्डिंग के बाद आ गई आपकी इक्विपमेंट 2500 प्लस 1440 प्लस 540, ये कितना आ गया, 4480। अच्छा भाई इसके बाद सर आपने कहा इन्वेस्टमेंट 1200 वाली, आपने अपनी हटा के वो लेके आए हो ना, उसकी वाली तो आएगी ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि देखो आपने अपनी हटा दी, आपने कहा उसके असल एसेट लायबिलिटी लेके आ गया, उसके असल एसेट लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट भी तो है ना, वो तो आपने कहीं बाहर की हुई है ना, आपस की तो नहीं है वो तो लेके आएंगे। अच्छा भाई इसके बाद हमारे पास आ गया गुडविल, कितनी थी, 2900 की, और आपके पास आ गए भाई अदर एसेट्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये आ गया 5500, टोटल कितना, इसी पे टैली हो रही है भाई, वेरी गुड। अच्छा भाई इसके बाद हमने कहा ये करने के बाद हम यहाँ पे इक्विटी बना लेते हैं, इक्विटी में यहाँ पे छोटी सी बना लेता हूँ भाई, शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा, पेरेंट का 3200। इसके बाद आएगा भाई ग्रुप रिजर्व, ये निकाले हुए आपने 10160, और आपके पास लायबिलिटीज आ रही हैं 4300 और 2580, कितना आता है 6880, ये टोटल
20,240 मैच हो गया सर? ये हो गया हिसाब किताब। आप फोकस करें, हमने आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए उसमें हमारी जो ओनरशिप थी 100% थी। अब अपने पास आप हेडिंग डाल दें कि ओनरशिप लेस देन 100%, जल्दी से। ओनरशिप लेस देन 100%। अच्छा, जब हमारी ओनरशिप लेस देन 100% होंगी तो फिर कौन से शेयर होल्डर आ जाएंगे? नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, जिसको हम कहते हैं एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखने वाले। ऐसा ही है भाई। तो हम यहां पे ये भी लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआई। ये आ गया जी। ओके जी। ये करने से पहले हम जरा एक चीज समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हूं कंपनी ए और सामने वाली कंपनी बी, मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है कोई 80% की, मैं इस कंपनी का क्या बन गया? पेरेंट बन गया। सीधा सीधा हिसाब किताब है। अच्छा, अब इस कंपनी बी के ना दो शेयर होल्डर्स हैं। एक हो गए कंट्रोलिंग, दूसरा नॉन कंट्रोलिंग। अच्छा, कंट्रोलिंग होल्ड करता है 80%, नॉन कंट्रोलिंग होल्ड करते हैं 20%। पर मेरा आपसे एक प्यारा सा मासूम सा सवाल है, क्या मैं इस कंपनी के जो एफएस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एफएस, अपने पास उठा के जो लेके आऊंगा वो 80% लाऊंगा या 100%? 100%। उस 100% में से एनसीआई का शेयर प्रेजेंट कर दूंगा कि यस, आई डू हैव अ कंट्रोल ऑफ द इंटायर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट उसमें से इस चौरंगी का हिस्सा इतना है। तो क्या कोई नाजायज बात है? मैं कंट्रोल नहीं करता, मेरा सरमाया नहीं है, बिल्कुल है, अपने पास दिखा रहा हूं, पर उसी सरमाए के अंदर जो दूसरे बंदे की हिस्सेदारी है वो अलग से दिखा रहा हूं। और वो कैसे दिखाऊंगा, अभी वही गेम है, वही सिखाना है मुझे। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, ये बेसिक बात समझ आती है? सिंपल, अभी हमने बेसिक बात की है, बेसिक बात समझ आनी चाहिए, जल्दी बताओ। ओके, अब ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसी इलस्ट्रेशन को यहां से समझने के लिए। यहां देखो, वो कह रहा है बाबू भाई लिमिटेड एक्वायर्ड 22,500 शेयर्स ऑफ राजू लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2017। ये कौन सी डेट है सर? आप बोलेंगे ये है एक्विजिशन डेट। ओके, बैलेंस शीट दी हुई आपको 1 साल बाद की। ये इन्वेस्टमेंट की हुई है मैंने 1,450,000। और अब जो क्लासेस हैं आगे वो बड़ी टेक्निकल हैं, क्योंकि मतलब अल्लाह का शुक्र है हमने अभी भी अच्छे से आसान करके समझा, ये भी हो जाएगा, वो फोकस बनाए रखना। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे 22,500 शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडरी के, और सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 37,500 ऐसा, क्योंकि एक शेयर 10 का है ना, तो होल्डिंग बताते हो 60%। क्या मैंने इस सब्सिडरी को 60% होल्ड किया हुआ है? कंट्रोल कितना किया हुआ है? 100%। तो यानी आप सब इस बात पे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि ये जो 1,450 की अमाउंट है ना,
ये इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट में 60% रिप्रेजेंट कर रही है। एग्रीड? पहले जो तुम पैसे डाल रहे थे वो उस कंपनी के कितने परसेंट स्टेक के लिए था, अब कितने परसेंट स्टेक के लिए? पर एट द एंड इवन इफ यू आर पेइंग फॉर 60% स्टेक, हाउ मच कंट्रोल यू आर गेटिंग? 100%। इस बात को मानते हैं? चलें जी, ओके, आगे सुनिएगा। हमने कहा कि सर नीचे उसने शेयर कैपिटल वगैरह बताया, फिर नीचे कहता है ड्यूरिंग द ईयर राजू लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, सब्सिडरी का प्रॉफिट बता रहा है, तो क्या रिटेन अर्निंग से माइनस करके पीछे उलट आ सकते हैं? चलें जी, हमने कहा देयर इज नो चेंज इन शेयर कैपिटल और डिटेल्स ऑफ पीपी दी हुई है उसने। अच्छा फिर देखो यहाँ पे एक अंग्रेजी लिखी हुई है, फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट, यानी जब आप इस कंपनी को खरीद रहे थे और आपने अपनी कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से जब कंपेयर किया था तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको दे दिया। देखो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि कैरिंग अमाउंट एट ईयर एंड, ये मेरे किस काम की है भाई? किसी काम की नहीं है। मुझे तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपैरिजन कब चाहिए होता है? एक्विजिशन डेट के ऊपर। तो मुझे आप एक बात बताओ, अभी अगर मैं समझना चाहूँ, लॉजिक लगाना चाहूँ, फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट का मतलब ये है कि अगर मेरी लैंड XYZ अमाउंट से बात कर रहा हूँ, अगर मेरी लैंड की कैरिंग अमाउंट 100 रुपये थी और उसकी फेयर वैल्यू 200 है, या आप ये कह लें 220 है, तो फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट कितनी है? तो क्या आपको उसने डायरेक्ट आंसर निकाल के दिया हुआ है? आप सिर्फ इसको यूज कर लेना। एग्रीड? वापस से रीड कर लेते हैं, फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स, कौन सी डेट पे? एक्विजिशन डेट पे। हमने कहा सर ये वाली बात समझ आनी चाहिए। खैर, हमने कहा कि सर जब हमने इस कंपनी को खरीदा होगा तो हमने एट एक्विजिशन, डिस्कनेक्ट हो गया, अभी कर लेते हैं कनेक्ट। हाँ भाई, हमने कहा कि हमने एट एक्विजिशन शेयर कैपिटल या वैल्यूएशन की होगी ऑल टुगेदर, ऐसा है भाई? एक मिनट रुकना, खाली इसको हम वापस कनेक्ट कर लें। अब ये ऐसे आ रहा है, सही हो गया? ओके जी, हमने कहा कि भाई शेयर कैपिटल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ। 375। हमने कहा ये आ गया आपका 375,000। रिटेन अर्निंग, अच्छा आपको 6 लाख रुपए रिपोर्टिंग की दी हुई है और एक्विजिशन की नहीं दी हुई है, अलबत्ता प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्या माइनस करके पीछे जा सकते हैं? अच्छा वो कितना आ रहा है? 450। और ये हमने ऐसे निकाला है सर, हमने 6 लाख में से ये जो 150 का प्रॉफिट है ना, इसको कटा दिया। सही है? आगे आपने कहा जब मैंने इसको सम किया होगा तो ये दोनों का सम कितना आ रहा है? 825। अच्छा क्या ये एक बार वैसे ही पूछ रहा हूँ, सुकून से सोच के बताना, तामुल से, क्या ये जो 825 है ये सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज की रिफ्लेक्शन है? पक्का? ऑनलाइन वाले पहले इस बात पे कंफर्मेशन दे दो ताकि फिर आगे जाके ना मसला नहीं हो, आगे जाके मसला नहीं हो। जल्दी बताओ, ऐसा है? ओके, इस बात पे फिर मुकदमा नहीं है कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज की रिफ्लेक्शन है। कौन सी तारीख पे? हमने ये बात सीखा हुआ है। चलें ओके, हमने कहा कि भाईजान इसके बाद हमने इसी में लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट की होगी,
तो सर 43750, 31250 और तो सर आपने इसको कंपेयर क्यों नहीं किया किसी चीज से, आपने सीधा सीधा लिख दिया। सर वो खुद ही उसने एक्सेस दिया हुआ है ना, आपको क्यों होशियारी हो रही है। ओके भाई सीधा सीधा कर लें सर। अच्छा भाई क्या कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसकी किताबों में डिस्क्लोज है 74,500 की, ये कितना आ गया 941850। अच्छा इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे एक और बात बता दो मासूम सी, क्या ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की रिफ्लेक्शन है, पर उसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्ट हुई हुई है, ऐसा है। चलें ओके मान ली बात, मान ली, समझ आ गई बात। अब मुझे यहाँ पे 2-3 मासूम बातों का जवाब दो। जब आप इस दिन पे गुडविल निकालेंगे तो आप यहाँ पे कंसिडरेशन रखेंगे, हाँ जी ओके। अब मैं 2-3 बड़ी अहम बातें कहूँगा, आप लोगों ने फोकस होकर सुननी है। आप यहाँ पे कंसिडरेशन रखेंगे, सवाल में कितनी दी हुई है 1450,000, ये आ गई कंसिडरेशन, एग्रीड ओके। आप यहाँ पे रखेंगे नेट एसेट्स, एक चीज लिखी है मैंने। अच्छा अब एक बात समझना सुनना, भाई मतलब एक फजूल सी बेसिक सी बात करने लगा हूँ। आप मार्केट गए, आपने बोला मुझे ये कंपनी खरीदनी है, खरीद सकते हैं बिल्कुल। जब आपको कंपनी खरीदनी होगी तो शेयर प्राइस तो मार्केट में फिक्स है ना, एग्रीड है। अच्छा आप शेयर खरीदें, कोई और शेयर खरीदे, प्राइस वही है, अब तक वही है। आप वो प्राइस पे करके शेयर खरीद के आ जाएंगे। वो जो आपने शेयर्स खरीदे थे, ये 22,500 आपने शेयर्स खरीदे हैं। अगर मैं देखना चाहूं कि मैंने एक शेयर कितने का खरीदा, तो मैं सिंपल ये कर सकता हूं 1450,000 को डिवाइड कर दूं 22,000, कितना आता है ये, इतने का आपने एक शेयर खरीदा होगा। अगर जो एनसीआई है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसके पास भी तो यही वैल्यू चल रही होगी ना, यानी आप जाके खरीदें वो जाके खरीदें, दोनों के पास वैल्यू क्या चल रही है, सेम। पर एक बात है, आप जब कंपनी का कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, कंट्रोल, तो आप वैल्यूएशन 60% की तो नहीं कराओगे ना, पूरी कंपनी की होगी ना। मतलब ये तो नहीं है कि एसेट को 50% तिरका के देखो तो वैल्यू कितनी निकलती है, ये तो नहीं होगा। वैल्यू तो पूरी कंपनी की होगी, इस बात को मानते हो। तो हमने भी तो पूरी कंपनी को वैल्यू किया है ना, 100% है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज 100% है। पर मैंने ये कहा भाई क्योंकि मैंने वैल्यूएशन 100% कराई है, करानी भी चाहिए थी क्योंकि मैं कंसोलिडेशन तो 100% करूंगा। पर अब जो मैंने पैसे पे किए थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ 60% के थे। तो अब मैं लाइक टू लाइक का कंपैरिजन करूं तो दिमाग चलेगा मेरा। लाइक टू लाइक का कंपैरिजन क्या, जब मेरे पैसे 60% के हैं तो मैं सिर्फ ये देख लूं कि मैंने गुडविल के कितने दिए। नहीं आई बात समझ भाई, देखो मैंने गुडविल के कितने दिए ना, तो अगर मैंने अपने पैसे कंसिडरेशन 60% के रखे हुए हैं, तो कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है, क्या वो पूरी मेरी है या उसमें मेरा हिस्सा है? कंट्रोल पूरा है, इस बात पे मैं मना नहीं कर रहा, कंट्रोल पूरा है। पर इफ यू वांट टू सी द गुडविल, इफ यू वांट टू असेस द गुडविल कि तुमने गुडविल के कितने पैसे दिए, तो तुम अपने हिस्से में से देखोगे ना। तो तुम्हारा हिस्सा इस टोटल में कितना है भाई, 60%। तो हमने कहा हम इसका 60% देखें तो कितना आता है, 565, यही आ रहा है। गुडविल 884890। अच्छा एक और बात बता दो तो मजा आ जाएगा, क्या ये पूरी कंपनी की गुडविल है या उस कंपनी की गुडविल का एक हिस्सा है? अच्छा तो कल तक किया था तो फर्क क्या है, वो 100% था, ये आपका हिस्सा है। एनसीआई के आने से फर्क समझ आया? ओके गुड।
अब यहां पे एक पंचायत हो गई है, अगर आप अपने पैसे हटा के फोकस होकर सोचना, पहले जो केसेस किए थे आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर सामने वाली कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज 100% रिफ्लेक्ट हो रहे थे, याद है? देखो कंफ्यूजन हो हाथ के हाथ पूछ लेना, मैं तो कह रहा हूं कैरी करने की नीड ही नहीं है ना, क्यों अपने दिमाग पे बोझ, दिल पे बोझ लेके जाना। सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, कल तक जो हमने क्लासेस ली उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर सामने वाली कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज कितने फीसद थे? तो आप बोलते थे इसको हटा के वो ले आओ, तो मैच होता था ना, अपनी इन्वेस्टमेंट हटाई उसकी चीजें ले आए मैच, प्रॉफिट को प्रॉफिट में डाल दिया मैच, क्योंकि रिपोर्टिंग तक तो बढ़ जाते हैं ना एसेट्स, तो आपने हटा के जो असल चीजें लाए प्रॉफिट ऐड हुआ, कहानी खत्म हो गई। पर अब मुझे लगता है और आई थिंक कि गलत नहीं है ये, आपकी इन्वेस्टमेंट में उसके हर एक एसेट का 60% है, तो आप अगर उसको हटा के 100% एसेट्स लाएंगे ना, कभी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। एग्री? पक्का? तो इसीलिए कहा गया बेटा ये तो हमें पहले से ही पता था, ये एसेट्स हमारे बाप के तो नहीं है। आप यहां पे अब एक नई इक्विटी खोलेंगे जिसका नाम है एनसीआई, तो हम बोलेंगे शेयर ऑफ कितना परसेंट? इस ही नेट एसेट्स का 40% लो, 3767। अच्छा आप लॉजिक लगाएं पीछे दिमाग में क्या चल रहा होगा। आपने इन्वेस्टमेंट हटाई, अब 100% एसेट ले आए जिसमें आपका हिस्सा भी है, एनसीआई का हिस्सा भी है, तो एनसीआई का जो हिस्सा तुम ऊपर एसेट्स में लेके आए हो उसकी नीचे न्यू इक्विटी खोल दो ना, एनसीआई। पहले क्यों नहीं खोल रहे थे? तो आप बोलते थे मेरी इन्वेस्टमेंट में उसका 100% हटा के सब मेरा, सब ले आया, तो अभी तो आपके इन्वेस्टमेंट में 60% है, तो बैलेंस शीट तो आउट हो जाएगी 40% से, तो टैली कैसे होगी? उसी का हिस्सा है ना, तो जब उसके एसेट लेके आ रहे हो तो उसका हिस्सा भी दिखाओ ना कि भाई ये इसका है। पर ये पूरी कागजी कार्रवाई किस दिन की है? एक्विजिशन की है। मेरे बच्चों बताओ यहां तक लॉजिक समझ आ रही है? पक्की बात है जी? नहीं, कंसिडरेशन तो हमने सिर्फ यही पे की है ना अपने शेयर्स की। पूरी कंपनी के निकालना चाहें तो अगेन क्या मैंने पूरी कंपनी के पैसे पे किए हैं? मैं तो अपना सोचूंगा ना। नहीं तो वो तो फिर मैं तो अपना शेयर देख रहा हूं ना गुडविल का, मैंने कितनी पे की है। सही है? अच्छा तो सर हमने फेयर वैल्यू के भी 60% दिए हैं। बिल्कुल भाई, देखो मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू नहीं, आपने पूरी कंपनी के 60% दिए हैं, यानी पूरी कंपनी की जो भी वैल्यू बनती थी उसमें से तुमने पूरी कंपनी खरीदी है 60%। तो मैंने कहा कि भाई जब मैं मार्केट गया तो मार्केट में एक शेयर कितने का चल रहा था? 64.4 का। अच्छा अगर एनसीआई भी खरीदेगा उसको भी कितने का मिलेगा? 64.4 का। मैं उससे गर्ज है या मुझे अपने आप से गर्ज है? मुझे अपने आप से गर्ज है। मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट डेबिट करके कैश को क्रेडिट करके शेयर होल्डर को बोला निकलो। क्या सारे शेयर होल्डर फारिग हो गए या 40% बाकी हैं? पर कंट्रोल आ गया। चले अब ये इन्वेस्टमेंट ये शो कर रही है कि मैंने उस सब्सिडरी के, प्लीज सुनना, मैंने उस सब्सिडरी के 60% स्टेक खरीद लिया, तो मेरे उस सब्सिडरी के हर एक एसेट पे कितना राइट है? कंट्रोल। तो मैंने कहा जब आप इन्वेस्टमेंट को हटा के, आपको सिखाया था ना मैंने असल चीजें ले आओ। अबे तो भाई असल चीजें ले आओ तो 100 ला रहे हो ना, 60 की फोरगो करके असल चीजें कितनी ला रहे हो? 100 ला रहे हो। तो भाई इन्वेस्टमेंट 60% से जा रही है। अच्छा इन्वेस्टमेंट के अंदर इस बात को मानते हैं उसके हर एक एसेट का 60% है, तो आप इन्वेस्टमेंट हटा के 60% लाओगे तो बैलेंस शीट टैली होगी, मेक सेंस। पर इन्वेस्टमेंट को हटा के 100% ला रहे हो तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लॉजिक है उसके पीछे, यार बाकी स्टेक किसका है? एनसीआई का। तो वो उसको दिखा दो ना इक्विटी के अंदर, यानी उसके एसेट्स ले आओ और उसकी इक्विटी खोल दो, नहीं बैलेंस शीट टैली। तुम्हारी इक्विटी कैसे टैली हुई? इन्वेस्टमेंट को हटा के। एनसीआई की इक्विटी तो अपनी जगह है ना, उसको तो दो भाई, बोलो ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं है। ये सारी कहानी जो कहानी है, ये कागजी कार्रवाई, ये किस दिन हुई है? एक्विजिशन पे। अभी तो रिपोर्टिंग पे आएंगे। अभी हमने कहा एनसीआई भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने इस कंपनी को खरीदा, हमने पूरा वैल्यू किया, पूरी वैल्यूएशन मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 941850। मैंने कहा ये 941850 कंपनी की फेयर वैल्यू है। यस। नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू, एसेट्स और, आपने खुद कहा था ना एसेट्स और लायबिलिटीज है। अब मैं तुमसे एक एक करके पूछता हूं,
क्या ये 941850 एसेट्स और लायबिलिटीज की रिफ्लेक्शन है? अच्छा, क्या ये 941850 ही कंसोलिडेट होंगे? यस। पर कहने का मतलब ये है कि इसमें से मेरा हिस्सा कितना है, एनसीआई का कितना है? तो मेरा हिस्सा तो मेरी इन्वेस्टमेंट में 40% तो मेरी इन्वेस्टमेंट में है ही नहीं। तो पहले वाले केस के अंदर जो इससे पहले सिखाया था, मेरी इन्वेस्टमेंट हर एक एसेट का रिप्लिका थी, मैं उसको हटा के सब ले आता था, बैलेंस शीट डली हो जाती थी। पर मैं कह रहा हूं कि अब जब मैं हटाऊंगा तो 60% लेके आऊंगा तो अल्लाह की कसम बैलेंस शीट डली हो जाएगी, है या नहीं है? तो अगर मैं अपनी 60% की चीज को हटा के 100% लेके आ रहा हूं, तो जो लेके आ रहा हूं वो ज्यादा है, जो हटा रहा हूं वो, तो फिर इक्विटी खोल दो ना, वो किसके हिस्से ला रहे हो? एनसीआई, वो दे दो उसको, बोलो भाई ये ले कहानी खत्म, बैलेंस शीट टैली। यानी कोई नाइंसाफी नहीं है, तुम उस कंपनी का जो भी स्टेक लेके आ रहे हो सिर्फ कंट्रोल की वजह से ला रहे हो, क्योंकि कंट्रोल तुम्हारा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका हिस्सा ही नहीं है? बिल्कुल है, हिस्सा हम दिखा देंगे। पर ये सारी कहानी किस दिन हुई है? तो एक सवाल आया यहाँ पे, सर वो रिमेनिंग 40% अलग से शो हो जाएगा सारे एसेट्स को मिला के? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं सर। वो जो सारे एसेट्स का हिस्सा एनसीआई का है वो अलग से दिखा दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब तसव्वुर करें, जो मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा, उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पेरेंट के एसेट्स पे तो उसका अपना राइट है, तो जो सब्सिडरी के उठा के ला रहा हूं, सब्सिडरी के उठा के ला रहा हूं, क्या वो 100% मेरे हैं? कंट्रोल मेरा है, पर 100% ऊपर आ रहे होंगे, पर 100% जो ऊपर आ रहे होंगे उसमें से 40% किसका है? तो मैं एनसीआई को दिखा दूंगा ना हर रिपोर्टिंग डेट पे। पर ये रिपोर्टिंग डेट है या एक्विजिशन है? आप यूं समझें कि आपने अभी एनसीआई को दावत दी है, इनिशिएट किया है कि भाई ये हिस्सा तुम्हारा, अब इसके आगे जो भी कमाएंगे ना, मुझे लगता है 2 हिस्सों में बढ़ेगा। सही लग रहा है? क्यों पहले एक में क्यों जाता था? 100% था। पहले बताओ भाई, बात क्लियर है? सिर्फ बेसिक बात पहले दिन की। अच्छा, हमने पर चेंज क्या किया? पता, कुछ भी नहीं किया। हमने इन्वेस्टमेंट को कंक्लूड किया कि वो इन्वेस्टमेंट 60% है। हमने वैल्यूएशन पूरी कंपनी की कराई है, 60% कराई पूरी कंपनी की। कंपनी वैल्यूएशन तो पूरी कंपनी की होगी ना, मुझे पता लग गया पूरी कंपनी की औकात ही है। अच्छा, पूरी कंपनी की वैल्यूएशन में मेरा हिस्सा कितना है? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मैं मार्केट से 60% का स्टेक खरीद के लाया हूं और मैं अपने हिस्सा देखूं तो मैंने गुडविल के कितने पे किए? आ गए? कितने आ रहे हैं? 8848। अच्छा, पता है, अगर आप तसव्वुर करें, आप अगर यहाँ पे नेट एसेट्स पूरे रखते हैं ना, तो आप बोलते हैं आपने 60% के पैसे दिए, हिस्सा पूरा मिला है। क्या ऐसा है? या हिस्सा 60% है? तो पैसे भी 60% के, हिस्सा भी। तो आपको पता लग गया ना कि आपने गुडविल के कितने दिए। चलो अब मैं अपने वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट सामने वाली कंपनी के एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 60% एसेट्स को, और सामने वाली कंपनी की गुडविल को भी। अच्छा, मेरी इन्वेस्टमेंट में सामने वाली कंपनी की गुडविल है पूरी या हिस्सा? बाकी गुडविल किसकी होगी? तो मैं तो सिर्फ उसका हिस्सा दिखा रहा हूं ना उसको, उसकी गुडविल तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा अभी। क्लियर है? पक्की बात है। देखो, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं अपने आप की पंचायत करूं ना, मैंने कितने दिए भाई, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट को हटाऊंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट में हर एक एसेट का 60% है और गुडविल है, तो मैं उसको हटा के सब ले आया। पर मैंने कहा बाकी 40% क्या वही रहने दूं या वो भी ले आऊं? वो भी ले आए। पर जब वो भी एसेट उठा के जैसे ही लाओगे तो नीचे चीज खाली रह जाएगी। वो क्या है? उसका हिस्सा दे दो, बैलेंस शीट टैली। जस्टिफाइड अकाउंटिंग होनी चाहिए, कोई नजायज नहीं होना चाहिए किसी के साथ। यानी एनसीआई ग्रुप फाइनेंशियल देखेगा, बोलेगा चलो मेरा हिस्सा ही है, तो क्या एसेट्स भी सारे उसके हैं या वो ग्रुप के हैं? वो ग्रुप के हैं। दिस इज व्हाई वी से प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। तुम कुछ पूछ रहे थे, क्लियर हो गया? गुड। हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है कि हम 60% ही शो करते हैं कंसोलिडेटेड एफएस में? तो जब देखो, एक इसकी बात का जवाब देता हूँ। वो कह रहा है ऐसा हो सकता है कि मैं 60% ही शो करूं, तो उसको हम कंसोलिडेशन नहीं कहते, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन कहते हैं। वापस उसको हम क्या कहते हैं? वो पता है कब होता है? चलो आगे की फ्यूचर की फाइनल की बात बताता हूं। वो तब होता है जब आपका ज्वाइंट कंट्रोल हो। वो कब होता है? तो हर कंपनी अपना अपना हिस्सा अपनी अपनी किताबों में रिकॉर्ड करती है। पर यहाँ पे क्या ज्वाइंट कंट्रोल है या कंट्रोल है? सब हम दिखाएंगे ना, एनसीए का हिस्सा दिखा दोगे। क्लियर है? चलो, अगर ज्वाइंट कंट्रोल की तुम अकाउंटिंग करते तो क्या एनसीए आता? नहीं। तुम अपना हिस्सा लेके आ रहे हो ना, अपनी ही गुडविल दिखा रहे हो, तो कोई पंचायत नहीं होती। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड ज्वाइंट कंट्रोल। क्लियर है? अच्छा जी, हरीश एनसीआई की गुडविल शो नहीं करेंगे? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे।
एनसीआई की गुडविल शो नहीं कर रहे। अच्छा, एनसीआई की गुडविल शो करना आगे सिखाऊंगा, फिर उसमें गुडविल भी बढ़ जाएगी, एनसीआई भी बढ़ जाएगा। आगे जाके सिखाऊंगा कि चाहो तो एनसीआई की गुडविल शो कर सकते हो, पर वो कब होगा, उस अगर वो करोगे भी ना तो ऊपर गुडविल भी बढ़ जाएगी और नीचे उसी का हिस्सा ही दे दोगे ना उसको कि तेरी गुडविल इतनी है। एक तो एसेट और लायबिलिटी का हिस्सा, दूसरा गुडविल का हिस्सा, तो फर्क क्या होगा, गुडविल बढ़ जाएगी, एनसीए बढ़ जाएगा। पर अभी हम वो बाद में सीखेंगे। अभी हम क्या कह रहे हैं, हम अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। क्लियरिटी है? हरीश क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी से। हाँ जी, और ऑनलाइन वाले सारे बच्चों पहला दिन क्लियर है? ताकि जल्दी बताओ, मैं आगे लेके चलूं, क्योंकि हम ही कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो 100% इसीलिए वी शो एनसीआई। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। मुझे बात बताओ ना, तुम एक कंपनी का 100% स्टेक अपने पास रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या तुम 100% स्टेक के मालिक भी हो? 60% है ना, तुम तो सिर्फ कंट्रोल की वजह से कर रहे हो। तो उस स्टेक के अंदर जितना हिस्सा जिस और बंदे का बनता है वो तो दिखाओ यार, तो वो लॉजिक बनती है उसके पीछे। क्लियर है? तो सर इन दिस केस बस एक और लाइन आइटम एनसीआई शो हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर कहाँ, लायबिलिटी में, इक्विटी में? इक्विटी में। अभी करके देखते हैं ना। पहला दिन क्लियर हो गया? यानी ये पहले दिन पे ना वो चेंज जो हुआ होगा वो सिखा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट को हटा के एसेट्स ले आए होगे, पर एक और इक्विटी खोल ली होगी, एनसीआई। सिंपल। तुम खुद तसव्वुर करो ना, इससे पहले अगर डे 1 की अकाउंटिंग थी उसमें तुमने इन्वेस्टमेंट हटाया था, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट क्या शो कर रही थी? एसेट, लायबिलिटी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, गुडविल। तुम वो हटा के सीधा सीधा बस ले आते थे, कहानी फिनिश। पर अब मैं कह रहा हूं अभी भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट एसेट, लायबिलिटी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और गुडविल शो कर रही है, पर तुम्हारी हद तक। ये बात नहीं समझ आई? तुम्हारी हद तक। तो तुम्हारी हद तक जब तुम निकाल हो तो चीजें भी तुम्हारी हद तक लाओ ना। अगर उस हद से ऊपर जा रहे हो तो वो किसकी हद है? एनसीआई। तो वो दिखा दो, बैलेंस शीट टैली जी। अभी करके देखते हैं ना, अभी करके दिखाता हूं भाई। लॉजिक क्लियर है पहले दिन की? भाई पहला दिन क्लियर है? जल्दी बता दो एक साथ, पक्की बात है? ओके। अब आ जाए रिपोर्टिंग पे सर। एड रिपोर्टिंग। एड रिपोर्टिंग पे हमने कहा 375,000। सर रिटेन अर्निंग कितनी हो गई? तो ये बढ़ क्यों गई? प्रॉफिट कमाया है। पर एक और बात बताते हो, ये जो प्रॉफिट कमाया है, क्या ये एक शेयर होल्डर ने कमाया, दो ने? एक पेरेंट ने, एक एनसीआई ने। तो बढ़ेगा तो दोनों में, ये तो बात दो राय नहीं है। कितना आ गया ये? 975। ये तो यही रहेगा। अच्छा, अभी भी कार्रवाई वही होगी ना, रिपोर्टिंग पे भी अपनी चीजें हटा के उसकी चीजें ले आऊंगा, बस प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट के। अब मुझे एक चीज सोच के बता दो, टेक्निकल बात कर रहा हूं। ऊपर एसेट्स में प्रॉफिट शामिल होगा ना, जो पहले सिखाया था, ऊपर एसेट्स में प्रॉफिट। पर वो जो ऊपर एसेट्स में प्रॉफिट शामिल है वो भी तो दो का है ना। एक तो तुम अपनी चीज हटा के 100% लेके आ रहे हो और ज्यादा ला रहे हो, वो भी प्रॉफिट की वजह से ज्यादा ला रहे हो, तो वो प्रॉफिट कितने हिस्सों में बढ़ेगा? पेरेंट और एनसीआई, जो हमने पहले सीखा था। आगे हमने कहा 31250 को आगे लेके आए 5 सालों पे 25,000। और सर ये 116,350 को लेके आए 930। ये लायबिलिटी क्या कह रही है? सेटल हो गई, जीरो। ये कितना है जी? 11830। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 194,980। सर इसको हम कह रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा, अब इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के सर हिस्से बना दें, दो हिस्से। एक 60% कितना बनता है? और 40% 77,992। अच्छा, ये जो 77,992 है ये किसका है? एनसीआई का है। अब मैं, आप अकाउंटिंग किस दिन की कर रहे हैं, एक्विजिशन की, रिपोर्टिंग की? तो रिपोर्टिंग डेट के एसेट्स आएंगे ना, उस रिपोर्टिंग डेट के एसेट्स में प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल है।
शामिल है, सीधी सी बात है। अच्छा, एक्विजिशन पे क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट को हटा के चीजें ले आए थे एनसीआई के साथ, तो वो कहानी वैसी ही रही है, आगे बढ़ चुकी है। जो आगे जो बढ़ चुकी है वो प्रॉफिट की वजह से बढ़ रही है ना। तो अब कितने लोगों में बांटूं, 2 लोगों में। तो मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे एनसीआई को पोस्ट एक्विजिशन दे दिया और वो आ रहा है 77,992। ये टोटल कितना आ रहा है? हाँ जी, 454,732। सही है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, 454,732 ये आपके पास आ रहा है एनसीआई की वैल्यू किस दिन की, रिपोर्टिंग डेट की। चलो मुझे एक बात बताते हो ऐसी समझ के, अगर मैं ये देखना चाहता हूं, ऐसा कोई भी मसला नहीं है भाई, हमने आज तक यही किया था ना, हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाल लिया। भाई ये पहले पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में किसको देता था, पेरेंट को, क्योंकि पेरेंट का पैसा तो उसके रिजर्व में जाएगा ना। पर आज ये मैं हिस्सा कितने लोगों में बांट रहा हूँ, 2 लोगों में, पेरेंट और एनसीआई। एनसीआई का हिस्सा एनसीआई को दे दिया। अब हम यहाँ पे एक प्यारा सा ग्रुप रिजर्व बना लेते हैं जिसको मैं जीआर का नाम दे रहा हूँ। रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट कितनी है, तो हम सवाल से देख लेते हैं कितनी आ रही है, 1.2 मिलियन। हमने कहा हमने यहाँ पे 1.2 मिलियन दिखा दिया। अच्छा जी, पोस्ट एक्विजिशन, सर मेरा दिल चाह रहा है मैं 194,980 ले जाऊं। नहीं सर, 116, ये कितना आ रहा है, 1316988। ओके, तो आपने कहा ये 1316988 आ रहा है। अब लॉजिक क्या है, आपने जिस दिन कंपनी खरीदी थी उस दिन 60% के पैसे दिए, कंपनी 100% थी। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को हटाया, 100% ले आए, एनसीआई को उसका हिस्सा दे दिया, बैलेंस शीट टैली कौन से दिन पे, एक्विजिशन पे। आप आगे बढ़ गए, एसेट्स ग्रो होते गए, किस वजह से ग्रो हुए, प्रॉफिट। तो भाई जब एसेट्स लेके आ रहे हो, सही है, 100%, तो जो ग्रोथ हुई है वो भी 2 में बांटो ना। किस किस में बांट दिया ना, 2 लोगों में। अभी भी ऊपर एसेट्स में प्रॉफिट शामिल है, सिर्फ इक्विटी कितने में तरक गई है, 2, पेरेंट और एनसीआई। क्लियर है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं आया। चलें अब मुझे बताएं, पहले यहां तक बात क्लियर है, ग्रुप रिजर्व तक की। आओ जी देखते हैं अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है। सर हम यहां पे गए, हमने कहा सर अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है, तो हमने कहा सर यहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी अगर मैं वर्किंग करूं तो पहले ही देखते हो कैलकुलेटर पे सही तुम लोगों ने बताना है, 1358500। हमने कहा 1358500 प्लस 716 और प्लस करेंगे इसमें, ये तीनों कर लें क्योंकि पीपी एक ही साथ है ना। इन तीनों का सम कितना आ रहा है, इन तीनों का, सिर्फ इन तीनों का 161, इन तीनों का। ओके, तो इन सब का सम कितना आ रहा है, 2236। अच्छा अब एक और बात बताते हो, मतलब मेरी तसल्ली के लिए मुझे बताओ, ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है 43750, ये तो 100% है ना, तो आप 100% क्यों लेके जा रहे हो, कंट्रोल पूरा है, तो इसमें एनसीआई का हिस्सा कहाँ है, तो ये दिया ना, उसको मना तो नहीं किया। तो हम अगर 100% की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्या नाजायज़ कर रहे हैं, या उसका हिस्सा उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। हमने अपनी चीज़ें हटा के असल 100% ले आए, उसका हिस्सा उसको फेंकते जा रहे हैं, बैलेंस शीट टैली होती जा रही है। चलें अब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद इन्वेस्टमेंट आ रही है, गुडविल हमने निकाली थी 884
ये तुमने बता दिया, मजा आ जाएगा। ये 884890 किसकी गुडविल है? सब्सिडरी की गुडविल का हिस्सा, पूरी नहीं है, उसका हिस्सा है, हमने खुद निकाला था, वो हमारी इन्वेस्टमेंट में शामिल था। तो हमने जब ज़्यादा पैसे दिए थे तो हमने हटा के सही ले आया ना। और एक वैसे ही ढीठ बन के बात पूछ रहा हूँ, हमारी इन्वेस्टमेंट में हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के लिए तो आई बिलीव सिर्फ 60% दिया था, तो आप तो पूरी लेके आ गए। बाकी एनसीआई को दिया हुआ, ये नहीं भूलना है, एनसीआई को दिया हुआ है नीचे। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले, ये बात समझ आ रही है? जल्दी से बताओ सर, बैलेंस शीट में एसेट्स की अमाउंट को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। कौन से एसेट्स की अमाउंट को बेटा? कौन से एसेट्स की अमाउंट को? पहले ये बताओ जल्दी से, कौन से एसेट की अमाउंट को डेप्रिशिएट करना चाहते हो? पीपी को बेटा, ये रिपोर्टिंग डेट पे ऑलरेडी डेप्रिशिएट हुआ हुआ, जो नहीं हुआ हुआ था वो आपने कर लिया। ये जो आपने एडजस्टमेंट्स की थी वो आपने की ना डेप्रिशिएट। मैं तो उसके आगे की बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुमने तो हर एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का 60% पे किया था, तो तुम 100% क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि एनसीआई को हिस्सा दिया था ना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का, तो तुम उसको भी कैरी कर रहे हो, अपने हिस्से को भी कैरी कर रहे हो। क्लियर है? सही है भाई? जल्दी से बता दो। ओके, ये गुडविल हो गई भाई। गुडविल के बाद क्या आ रहा है? रिसीवेबल्स। हमने कहा कि सर हमारे पास जो रिसीवेबल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 48,000 और 24,000। जल्दी बताओ। ये आ गया 72,000। और सर अदर एसेट्स? $25,000 और 12,500। हाँ जी, इन सब का सम कितना है भाई? 36310। देख लो भाई, यही है 3631070। जल्दी से मुझे बताओ, शेयर कैपिटल पेरेंट एंटिटी का कितना है? 750। सब्सिडी का तुम वैसे ही एलिमिनेट कर चुके हो ना, सिर्फ अब हिस्सा खेल रहे हो अपना, अपने पास, उसका उसके पास। अच्छा भाई, अब हम बताएंगे यहां पे 1316988 1316988। सर यहां पे देखें, एनसीआई कितनी? 454। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये 454732 सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटी का 40% है? और उसकी इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी इसके अंदर शामिल है। किस हद तक? अगर तुम लोगों ने अकाउंटिंग सही की है ना, तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारी रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं? 1136। इसके 40% लो, 1136,830। यही आ रहा है। क्या तुमने ये बता दिया कि भाईजान शेयर होल्डर, तुम्हारी इक्विटी का तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दिखा रहा हूं, सिर्फ उसको प्रेजेंट अपने पास कर रहा हूं? तुम कहते हो ना एसेट्स और लायबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन है नेट एसेट्स, तो मैंने अगर नेट एसेट्स का ये जो 1136,830 है, इसका 40% ले रहा हूं, तो क्या वो एनसीआई के बैलेंस के इक्वल आ रहा है? और तुम ये भी तो मानते हो ना, तुम अभी कैलकुलेटर निकालना, तो मैं एक चीज़ और प्रूफ करता हूँ। क्या तुम लोग ये जो मैं अलग पेन से कर रहा हूँ, इसमें से ये लायबिलिटी माइनस करो, कितनी आती है? ये दोनों लायबिलिटीज जो मैंने ग्रीन की हैं, $9,75,000 ये थी, ऐसा है। इसमें तुमने इंक्रीमेंटल ये डाला ग्रुप के हिसाब से, क्या इसका हिस्सा भी उसको दिया? तो रिपोर्टिंग डेट के एसेट्स और लायबिलिटीज तुम कंसोलिडेट कर रहे हो, इंक्रीमेंटल उसको ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का भी हिस्सा दे रहे हो, तो टोटल हिस्सा उसको 40% मिल रहा है। क्या कोई गलत है या हिसाब किताब सही है? बिल्कुल सही है। यही तो सिखाना चाह रहा हूँ। एक्विजिशन पे क्रिएट करो, कमाते रहो, बांटते रहो, कमाते रहो, बांटते रहो, खत्म, बैलेंस शीट ऊपर जाती रहेगी। एनसीआई भी जैसे जैसे कमाओगे आपके भी रिजर्व ऊपर जाएंगे,
और वो रिजर्व्स आपके एसेट्स में क्लब होते रहेंगे, ग्रुप इंक्रीज होता रहेगा, पर कितने लोगों में बढ़ेगा? 2 लोगों में। एग्रीड? पक्की बात है? चलिए जी ऑनलाइन जल्दी बताओ तो क्लियर है ये। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट पर 40% एनसीआई को देंगे, इसमें नेट एसेट्स वगैरह सब शामिल है। नेट एसेट्स वगैरह नहीं कहते, हम कहेंगे एसेट्स, लायबिलिटीज, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। टेक्निकली यूं कहें, इसको उलट सोचने का तरीका क्या है? एक्विजिशन डेट के एसेट्स और लायबिलिटी शामिल थे और बाद की कमाई शामिल है, यही है ना? एक्विजिशन पे जो तुमने क्रिएट किया ग्रुप, उसके बाद जो भी तुमने कमाया वो उसको देते गए और अपने रिजर्व्स को बढ़ाते गए। क्लियर है? ये कौन से दिन से लेके आए हम इसको? एक्विजिशन से रिपोर्टिंग पे। सिर्फ बताओ फर्क क्या आया? एक्विजिशन पे तुम्हें सिर्फ यही याद रखना था कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट अब 100% एसेट्स की रिफ्लेक्शन नहीं है, 60% की है, गुडविल भी 60% है। तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा के जब 100 लेके आए तो रेजिडुअल हिस्सा किसको दे दिया? एनसीआई को। और फिर जब जब कमाते रहे उसमें भी बांटते रहे, मुझ में भी बांटते रहे। क्लियर है? चलें जी सर, पीपी में तो 100 रखेंगे ना? पीपी में 100 रखेंगे मतलब समझा नहीं? पीपी में 100 रखेंगे क्या मतलब है अहमद? पीपीई में 100 रखेंगे इसका क्या मतलब है? पीपी तो 100% ही लाया हूं ना। अगर पीपी को मैंने प्रोपोर्शनेट किया है या पीपी पूरा लाया हूं? ये ना तुम्हारे सामने तो प्लस किया हुआ भाई, 1386 ये पूरा तो लेके आया हूं, इसमें तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं यही तो कह रहा हूं मेरे भाई, मेरे बच्चे, यही तो कहा मैंने कि मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्रोपोर्शनेट किए, 100% किए हैं। तो 100% लेके आया हूं, तभी तो उसका हिस्सा उसको 40% दिया है। इसमें मेरा हिस्सा मेरे पास है, उसका हिस्सा उसके पास है। क्लियर है अहमद? लॉजिकल है ना? 100% कंसोलिडेशन है, ऊपर 100% चीजें आ रही हैं। सिर्फ फर्क क्या आ रहा है कि एनसीए का हिस्सा देता जा रहा हूं, ये फर्क है। क्लियर है अहमद? ओके। अब सर ये भी बता दो, एनसीए के बाद क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ रही है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है? सवाल में देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी आ रही है 60,000 और 120। अच्छा नॉन करंट बता दो। 117,850 और 811,500 कितनी आ रही है? 92,350 और 180। प्लीज इसको प्लस करते हैं भाई। थ्री 631,070 आता है? मैच है? अच्छा देखो, पहले और अब में मैचिंग में सिर्फ एक ही फर्क है, किसका? एनसीआई का। तुम सिर्फ एसेट्स 100% ला रहे हो, उसका हिस्सा इसको दे रहे हो। तो वापस से एक रिकैप और हम इस क्लास को कंक्लूड करेंगे। तुम जब किसी कंपनी को खरीदते हो पार्शली, नॉट 100%, तो क्या तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 100% को रिप्रेजेंट कर रही होती है? नहीं, अपने हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग दैट 60% ऑफ इंटायर एसेट्स एंड इवन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स का भी 60% और गुडविल का भी 60%। ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट शो कर रही है। तुमने इन्वेस्टमेंट को हटाया, एसेट्स लायबिलिटीज ले आया एक्विजिशन पे, कितने फीसद? 100%। एसेट 100%, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 100%, लायबिलिटी 100%। पर अगेन ये तो बैलेंस शीट आउट हो गई, किस वजह से? एनसीआई। दे दो ना इसका हिस्सा, उसकी चीज ला रहे हो, उसका हिस्सा उसको दे दो। अब ग्रुप यहां खड़ा हो गया पहले दिन पे। अब जाओगे तुम साल के आखिर में, साल के आखिर में आते आते कुछ कमाओगे, एसेट्स बढ़ चुके होंगे। जैसे ही एसेट्स बढ़ चुके होंगे तो वो बढ़े हुए इनहांस एसेट्स कितने लोगों में बांटोगे? पेरेंट और बैलेंस शीट फिर टैली हो जाएगी। यही किया हमने। क्लियर है? तो इसका मैं आपको ये भेज देता हूँ पीडीएफ, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना और फिर इसका एक आध सवाल दे दूंगा। क्लियर है जानी? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ। क्लियर है? सवाल साथ में चिपका दूं? सवाल चिपका हुआ है ना? नया वाला मैं भी लगा अलग से भेजता हूँ ना, बनवा के। सही है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी भेज रहा हूँ।